Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. हेलो फ्रेंड्स। आज हम इंटरनेशनल अकाउंटिंग सब्जेक्ट का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। चलिए अब हम हमारे सब्जेक्ट का सबसे पहले मीनिंग देखेंगे। मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल अकाउंटिंग। इट इज ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच एनालिसिस डिफरेंट accounting principles and practices prevailing across the group of way deals with specific technical problem encountered by individual and MNC in international operating attempt to develop the universal system of accounting that would record worldwide acceptance। यहाँ पे हमें ये मीनिंग ये समझा रहा है कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग की एक ऐसी ब्रांच है जो डिफरेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस को प्रिवेलिंग अक्रॉस करता है जब कोई टेक्निकल प्रॉब्लम अराइज होता है इंडिविजुअल और एमएनसी को, जब वो अपने इंटरनेशनल ऑपरेशंस कर रहे होते हैं तब उनको ऐसी अकाउंटिंग सिस्टम चाहिए जो यूनिवर्सली वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस हो। चलिए अब हम कुछ और मीनिंग भी देखेंगे। मीनिंग ऑफ रिपोर्टिंग करेंसी। द करेंसी इन विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर recorded. For example, rupees is the reported currency of India। यानी कि ऐसी करेंसी जिसमें हर एक कंट्री अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है, उस कंट्री के लिए वो रिपोर्टेड करेंसी हो जाती है। जैसे कि कोई भी इंडियन कंपनी हो तो उनके लिए अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट रुपीज़ में दिखाने ज़रूरी है, तो रुपीज़ इज़ रिपोर्टेड करेंसी ऑफ इंडिया। चलिए अब हम एक और मीनिंग देखेंगे। मीनिंग ऑफ फॉरेन करेंसी। करेंसी अदर देन रिपोर्टिंग करेंसी इज नोन एज फॉरेन करेंसी। यानी कि जो रिपोर्टेड करेंसी होती है उसके अलावा कोई भी करेंसी हो तो उसको हम फॉरेन करेंसी बोलेंगे। चलिए अब हम मीनिंग देखेंगे एक्सचेंज रेट का। मीनिंग ऑफ एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट इज द रेशियो फॉर एक्सचेंज ऑफ टू करेंसी। फॉर एग्जाम्पल, $1 इज इक्वल टू ₹50। यानी कि अगर हम दो करेंसी के बीच का रेशियो निकालें तो उसे हम एक्सचेंज रेट बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें बताया गया है कि $1 की कीमत इंडिया के ₹50 है। फिर उसके बाद अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। यानी इंटरनेशनल में कुल दो तरह के ट्रांजेक्शन्स होते हैं। नंबर 1 परचेज ऑफ गुड्स, जिसे हम इंपोर्ट कह सकते हैं। दूसरा है सेल ऑफ गुड्स, जिसे हम एक्सपोर्ट कहते हैं। अब ये जो इंटरनेशनल के मेनली दो तरह के यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ट्रांजेक्शन है, जिसे हम आम भाषा में परचेज या सेल कह सकते हैं, उसको नोट डाउन करने के लिए इंटरनेशनल में अलग अलग अप्रोचेस हैं। यानी जनरल एंट्री पास करने के लिए अलग अलग अप्रोचेस। तो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग अप्रोचेस फॉर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। और इसमें भी दो तरह के अप्रोचेस हैं। नंबर 1 सिंगल ट्रांजेक्शन अप्रोच और दूसरा है ड्यूअल ट्रांजेक्शन अप्रोच। अब इनका भी मीनिंग जानना हमारे लिए ज़रूरी है। तो अब हम देखेंगे सबसे पहला सिंगल ट्रांजेक्शन अप्रोचेस। It is based on the assumption that any transaction incurred or the settlement, receipt or payment is a single event। यानी कि अगर हम कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो उसमें ऐसा एज्यूम किया जाता है कि रिसिप्ट और पेमेंट को सिंगल इवेंट ही कंसिडर किया जाएगा। सो इफ देयर इज एनी डिफरेंस इन एक्सचेंज रेट,
इट विल बी चार्ज टू कॉस्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज परचेस, इंपोर्ट जिसे हम कहते हैं, और सेल, यानी कि अगर कोई भी डिफरेंस अराइजेज होता है, एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तो उसको हम कॉस्ट ऑफ गुड्स या सर्विसेज कहेंगे, जो कि परचेस एंड सेल के वक्त की जाती है. In short, the profit or loss arises due to difference in exchange rate of foreign currency. It will be debited or credited to purchase or sell account. यानी कि सिंगल ट्रांजेक्शन अप्रोच के मुताबिक अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट के डिफरेंस के कारण कोई प्रॉफिट या लॉस अराइजेस हो रहा है तो उसको डेबिट या क्रेडिट किया जाएगा परचेज और सेल अकाउंट. ये था सिंगल ट्रांजेक्शन अप्रोच के बारे में. अब जो दूसरा अप्रोच है उसकी जानकारी लेंगे, यानी कि ड्यूअल ट्रांजेक्शन अप्रोच. In this approach, any transaction incurred and the settlement, that means receipt or payment, both are considered different event. ड्यूअल ट्रांजेक्शन के मुताबिक जो ट्रांजेक्शन इंकर्ड हो रहा है और उसका सेटलमेंट हो रहा है, दोनों को अलग अलग इवेंट कंसिडर किया जाएगा. The profit or loss arises due to difference in exchange rate of foreign currency. It will be transferred to foreign exchange rate fluctuation account as per अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21. यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेट के कारण जो प्रॉफिट और लॉस अराइजेस हो रहा है उसको हम एक स्पेशल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे जिसका नाम है फॉरेन एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन अकाउंट. ये हमें एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 बताया गया है. ये ड्यूअल ट्रांजेक्शन अप्रोच हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मोस्ट यूज़फुल होने वाली मेथड भी है ये चैप्टर में. चलिए अब हम एक एग्जांपल लेने वाले हैं. An Indian company purchased goods worth $6 lakh from USA on 1/5/2019. $1,50,000 was paid at the time of contract. Balance amount was paid as under. पहली दो लाइन में हमें ये बताया है कि यहाँ पे इंडियन कंपनी गुड्स परचेस कर रही है यूएसए से 1/5/2019 को. तो जाहिर सी बात है यूएसए से परचेस कर रहे हैं तो पेमेंट डॉलर में किया जा रहा है और पेमेंट टोटल है $6 लाख, पर एक साथ नहीं पेड हुआ है. सेकेंड लाइन हमें ये बताई गई है कि $1,50,000 पेड हुआ है एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. बाकी की अमाउंट इंस्टॉलमेंट में पेड हुई है. तो इंस्टॉलमेंट देखेंगे. पहला इंस्टॉलमेंट ऑन 1/6/2019 $2 lakh. एक्सचेंज रेट $1 इज इक्वल टू ₹56.50. सेकेंड इंस्टॉलमेंट ऑन 1/7/2019 $1,50,000. एक्सचेंज रेट $1 इज इक्वल टू 58.70. लास्ट इंस्टॉलमेंट ऑन 1/8/2019 $1 lakh. एक्सचेंज रेट $1 इज इक्वल टू ₹57.90. तो बाकी का ऐसे इंस्टॉलमेंट में पेमेंट हुआ है. कुछ और भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है. एक्सचेंज रेट on the date of purchase 1/5/2019 was $1 is equal to ₹55.80. लास्ट में पास नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ इंडियन कंपनी, यानी इंडियन कंपनी की बुक में हमें सिर्फ जनरल एंट्री पास करने के लिए बोला गया है. यहाँ पे हमें कौन सा अप्रोचेस अप्लाई करना है ये नहीं बताया. सिंगल अप्रोच या ड्यूअल अप्रोच. जब सब में ऐसा नहीं बताया गया हो तो हम ड्यूअल अप्रोच का ही यूज़ करेंगे, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 के मुताबिक हमें फॉरेन एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है और जनरल एंट्री भी उस हिसाब से ही पास ऑन करेंगे. चलिए अब कैलकुलेशन स्टार्ट करना है. सबसे पहले नेसेसरी कैलकुलेशन में गुड्स परचेस ऑन 1/5/2019 $6 लाख का हमने परचेस किया है, मल्टीप्लाई किया ₹55.80. उस तारीख का एक्सचेंज रेट है 1/5 डेट का
फिर उसके बाद आंसर मिल रहा है हमें 334,80,000। ये अमाउंट पेएबल है। अमाउंट पेएबल इसलिए क्योंकि हमने उस तारीख को पेमेंट नहीं किया है, सिर्फ उस तारीख के एक्सचेंज रेट को अगर हम पेमेंट कर देते तो हमें टोटल इतना इंडियन रुपीज़ पेमेंट करना होता। पर सब में हम जानते हैं कि पेमेंट एक साथ नहीं हुआ है, पेमेंट इंस्टॉलमेंट में किया गया है। तो इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करने के कारण टोटल अमाउंट पेड अलग होगा और एक्सचेंज रेट इंक्रीज या डिक्रीज होने के कारण हमें कुछ प्रॉफिट या लॉस हुआ होगा। वो जानने के लिए हम कुछ और भी नेसेसरी कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो अब हमें एक टेबल बनाना है। टेबल का हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट पेड एंड प्रॉफिट एंड लॉस फॉर डिफरेंस इन एक्सचेंज रेट। दो कैलकुलेशन दिखाएगा, अमाउंट पेड की और प्रॉफिट एंड लॉस की भी कैलकुलेशन दिखाएगा जो एक्सचेंज रेट के डिफरेंस के कारण मिलेगा। टेबल अब आपको दिखेगा 6 कॉलम का टेबल। उसमें पहली कॉलम डेट, सेकंड कॉलम यूएस डॉलर की, थर्ड कॉलम एक्सचेंज रेट की, फोर्थ कॉलम अमाउंट की इन रुपीज़ में, और फोर्थ कॉलम का आंसर कैसे मिलेगा, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम के मल्टीप्लाई करने से, यानी यूएस डॉलर और एक्सचेंज रेट को मल्टीप्लाई करो, अमाउंट का आंसर मिल जाएगा। कॉलम नंबर 5 वो हमें दिखा रहा है प्रॉफिट एंड लॉस इन एक्सचेंज रेट। वो कैसे मिलेगा, तो आपको 1/5/2019 के एक्सचेंज रेट को बाकी की डेट के साथ कंपेयर करना है। अगर कंपेयर करोगे तो एक्सचेंज रेट आइदर इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज भी हो सकता है। तो कॉलम नंबर 5 वह पहली कॉलम के साथ कंपेयर करने से बाकी की कॉलम का आंसर मिलेगा। नेक्स्ट है वो है 6 नंबर प्रॉफिट एंड लॉस, वो रुपीज़ में दिखा रहा है। तो फिर उसमें आंसर हमें ऐसे मिलेगा कि सेकंड कॉलम एंड फिफ्थ कॉलम को मल्टीप्लाई करने से आपको 6 कॉलम का आंसर मिलेगा रुपीज़ में प्रॉफिट एंड लॉस। स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले 1/5/2019 को हमने 1,50,000 का पेमेंट किया है। उस तारीख का एक्सचेंज रेट 55.80 मल्टीप्लाई करने से इंडियन रुपीज़ में आंसर मिल रहा है 83,70,000। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें कॉलम नंबर 5 एंड 6 वहाँ पे हमें 0 दिख रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि 1/5/2019 को ही हमने ये डाउन पेमेंट किया है, तो उसमें एक्सचेंज रेट इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हुआ है। फिर उसके बाद आगे बढ़े तो 1/6/2019 को हमने पहला इंस्टॉलमेंट पेड किया है। उसमें अमाउंट है यूएस डॉलर में 2 लाख, एक्सचेंज रेट है 56.50। अगर इंडियन रुपीज़ की बात करें तो कॉलम नंबर 4 में आंसर दिखा रहा है 113 लाख। फिर उसके बाद कॉलम नंबर 5 उसमें 0.7 दिखा रहा है। ये 0.7 कैसे आया, तो 1/5/2019 का एक्सचेंज रेट यानी 55.80 को कंपेयर करो 16 के 2019 के एक्सचेंज रेट के साथ, यानी 55.80 और उसको कंपेयर किया 56.50 के साथ, हमें डिफरेंस मिला 0.7। 6 कॉलम का आंसर हमें सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करने से मिलेगा फिफ्थ कॉलम को। तो 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.7 आंसर मिलेगा 1,40,000, जैसा कि हमने ऊपर हेडिंग में दिखाया हुआ है। नेक्स्ट डेट अगर हम देखें तो 1/7/2019 उसमें 1,50,000 यूएस डॉलर हमने इंस्टॉलमेंट पेड किया है। उस तारीख को रेट था 58.70। कॉलम नंबर 4 का आंसर मल्टीप्लाई करने से 8,05,000। प्रॉफिट एंड लॉस कॉलम नंबर 5 में 2.9, अगेन ये 2.9 कैसे आया, 55.80 पहली तारीख का एक्सचेंज रेट, उसको 58.17 के साथ कंपेयर करो, 2.9 आंसर मिलेगा। लास्ट कॉलम 4,35,000, वो आंसर 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 2.9 यानी सेकेंड और फिफ्थ कॉलम के मल्टीप्लाई से। ऐसा ही हम लास्ट इंस्टॉलमेंट भी देख लेंगे। ऑन 1/8/2019 1 लाख यूएस डॉलर का हमने इंस्टॉलमेंट पेड किया है। एक्सचेंज रेट है 57.90। अमाउंट पे आंसर मिल रहा है 57,90,000। फिर उसके बाद कॉलम नंबर 5 में हमें 2.1 दिखा रहा है। 2.1 पहली एक डेट के एक्सचेंज रेट के साथ कंपेयर करने से हमें मिलेगा 55.80 माइनस 57.90। और लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस इन रुपीज़ में आंसर 2,10,000 दिखा रहा है। अब इसके बाद अगर पूरा टेबल ख़त्म हो जाए तो टोटल में देखें तो सेकंड कॉलम का टोटल हमें 6 लाख दिखा रहा है। टोटल यूएस डॉलर हमने इतना पेड किया है। फोर्थ कॉलम अमाउंट टोटल इंडियन रुपीज़ में कितना पेड किया है वो हमें दिखा रहा है 342,65,000, यानी टोटल हमने इतना पेमेंट किया है। कॉलम नंबर 6 वो हमें टोटल दिखा रहा है 7,85,000। पर ये प्रॉफिट है या लॉस वो जानने के लिए हमें नीचे एक फॉर्मूला मैं दिखा रहा हूँ आपको, वो देखना पड़ेगा।
फॉर्मूला है टोटल लॉस का। टोटल लॉस इज इक्वल टू टोटल अमाउंट पेड माइनस टोटल अमाउंट पेएबल। अमाउंट पेड में से पेएबल अमाउंट माइनस करनी है। टोटल हमने पेड कितना किया है, कॉलम नंबर 4 का आंसर 342,65,000। उसमें से अमाउंट पेएबल जो ऊपर कैलकुलेशन आपको दिखाया गया है 334,80,000 माइनस करोगे तो टोटल आंसर मिल रहा है 7,85,000। यहाँ पे इसको हमने लॉस इसीलिए कहा है क्योंकि पेड अमाउंट ज़्यादा है, जो आपने इंस्टॉलमेंट में पेड किया है वो अमाउंट ज़्यादा है, तो पेड अमाउंट ज़्यादा होने के कारण हमें लॉस हो रहा है। अगर पेड अमाउंट पेएबल से कम होता तो वहाँ पे हमें प्रॉफिट होता, और उसका फॉर्मूला टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल अमाउंट पेएबल माइनस टोटल अमाउंट पेड। चलिए, क्वेश्चन में सिर्फ हमें जनरल एंट्री मांगी थी, तो अब हम जनरल एंट्री करना स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हेडिंग जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी की बुक में जनरल एंट्री पास ऑन करनी है। जनरल एंट्री के लिए 4 कॉलम वाला टेबल प्रिपेयर करना है। सबसे पहला कॉलम डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर डेबिट और क्रेडिट अमाउंट का कॉलम। चलिए, पहली जनरल एंट्री है 1/5/2019। उस तारीख के जो हमने जब गुड्स परचेस किया है उसकी एंट्री करनी है। तो हमारे पास गुड्स आ रहा है, इसीलिए परचेस अकाउंट डेबिट, और यूएसए कंपनी हमें गुड्स प्रोवाइड कर रही है क्रेडिट टू गिवर, यानी एंट्री परचेस अकाउंट डेबिट टू यूएसए कंपनी अकाउंट, वैल्यू ₹334,80,000। गुड्स परचेस के बाद सेकेंड जनरल एंट्री ऑन 1/5/2019, उसी दिन को हमने डाउन पेमेंट पेड किया है। हमने पेड किया है यानी यूएसए कंपनी रिसीवर है और हमारे पास से पैसे जा रहा है। एंट्री यूएसए कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, वैल्यू ₹83,70,000। नेक्स्ट जनरल एंट्री, अब हम इंस्टॉलमेंट पे जा रहा है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमने पेड किया था 1/6/2019। अगेन हमने पेमेंट किया है। जब जब हम पेमेंट करें यूएसए कंपनी रिसीवर है और हमारे पास से पैसे जा रहे हैं, तो फिर से एंट्री ये होगी यूएसए कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट being first installment paid, value ₹113 lakh। चलिए, जनरल एंट्री में आगे बढ़ना है। सेम वही डेट ऑन 1/6/2019, उस डेट को हमें एक्सचेंज रेट के कारण लॉस हुआ था। मैं आपको रिमाइंड कर रहा हूँ, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21, जब भी फॉरेन एक्सचेंज के कारण हमें प्रॉफिट या लॉस हो, वो इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, इससे हमें प्रॉफिट या लॉस होगा, तो उसके लिए हम एक स्पेशल अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम है फॉरेन एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन अकाउंट, जिसको बाद में पीएनएल में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो जब भी हमें फॉरेन एक्सचेंज के कारण लॉस हो तो फॉरेन एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट करेंगे। अगर हमें फॉरेन एक्सचेंज के कारण प्रॉफिट हो रहा है तो उस वजह से हम फॉरेन एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन अकाउंट क्रेडिट करेंगे। यानी सिंपल, प्रॉफिट हो तो क्रेडिट करना है, लॉस हो तो डेबिट करना है। चलिए, पहली जनरल एंट्री को देखेंगे। ऑन 1/6/2019, फॉरेन एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट टू यूएसए कंपनी अकाउंट। यहाँ पे एक्सचेंज रेट के कारण हमें लॉस हुआ था, इसीलिए फॉरेन एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट, सामने वाली कंपनी लॉस जिसकी वजह से हो रहा है, टू यूएसए कंपनी अकाउंट, वैल्यू ₹1,40,000। नेक्स्ट, ऐसे ही हम सारे इंस्टॉलमेंट की एंट्री करने वाला है। ऑन 1/7/2019 जनरल एंट्री, जब हमने सेकेंड इंस्टॉलमेंट पेड किया था, यूएसए कंपनी रिसीवर है, हमारे पास से पैसे जा रहा है। एंट्री यूएसए कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, वैल्यू ₹88,05,000। नेक्स्ट जनरल एंट्री, यही तारीख को फिर से हमें एक्सचेंज रेट बढ़ा, लॉस हुआ इसीलिए फॉरेन एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट टू यूएसए कंपनी अकाउंट। सेकेंड इंस्टॉलमेंट में लॉस था 4,35,000। चलो, जनरल एंट्री में आगे बढ़ेंगे। अब हम लास्ट इंस्टॉलमेंट पेड की एंट्री कर रहे हैं ऑन 1/8/2019। अगेन हम पैसे पेड कर रहे हैं, थर्ड इंस्टॉलमेंट, यूएस कंपनी रिसीवर है, हमारे पास से पैसे जा रहा है। सो यूएसए कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट की वैल्यू 57,90,000। अब इसके बाद यही तारीख को हमें लॉस भी हुआ है। सो 1/8/2019 सेकेंड लॉस की एंट्री, फॉरेन एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट टू यूएसए कंपनी अकाउंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट में हमें लॉस हुआ 2,10,000 का।
अब इसके बाद लास्ट में हमें एक और जनरल एंट्री पास करनी है। जब साल ख़त्म हो जाता है एट द एंड ऑफ ईयर, ये जो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट है उसको पीएनएल में ट्रांसफ़र कर देना है। यहाँ पे ऑल ओवर हमें लॉस हो रहा था, कैलकुलेशन में हमने देखा हुआ है। सो ये लॉस अब हम पीएनएल में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। सो लास्ट जनरल एंट्री ऑन 31/3/2020 पीएनएल अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमें लॉस हो रहा है, सामने वाला अकाउंट टू फॉरेन एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन अकाउंट, all over loss 7,85,000 being total loss of foreign exchange transfer to PNL account, यानी कि लास्ट में हम इसको PNL में लेके गए। प्रॉफिट होता तो इससे एग्जैक्ट रिवर्स एंट्री हो सकती थी। चलिए अब हम देखेंगे ये चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। उसमें से नंबर 1, द रेशियो ऑफ एक्सचेंज ऑफ करेंसी ऑफ two different countries is called as dash. Option A, exchange rate. Option B, fair value. Option C, foreign currency. या ऑप्शन डी, फॉरेन ऑपरेशन। इसमें से आंसर आएगा ए, एक्सचेंज रेट। ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक्सचेंज रेट का मीनिंग बता रहा है हमें क्वेश्चन, यानी दो कंट्री के बीच के एक्सचेंज रेट का अगर हम रेशियो निकालें तो उसको एक्सचेंज रेट कहा जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ जाएंगे। नंबर 2, अंडर डैश अप्रोच द चेंज इन एक्सचेंज रेट इज recorded as a separate ट्रांजेक्शन, और उसमें हमारे लिए ऑप्शन है ए, डबल ट्रांजेक्शन, ऑप्शन बी, सिंगल ट्रांजेक्शन, ऑप्शन सी, डेफरल, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। इसमें आंसर आएगा ए, डबल ट्रांजेक्शन। क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि कौन से अप्रोच के मुताबिक एक्सचेंज रेट जब रिकॉर्ड किया जाता है तो एज अ सेपरेट, यानी कि डिफरेंट ट्रांजेक्शन कंसिडर किया जाता है। वैसा हमें डबल ट्रांजेक्शन अप्रोच में देखने को मिलता है, इसीलिए ऑप्शन ए हमारा आंसर रहा। इसके जैसा एक और एमसीक्यू, नंबर 3, अंडर डैश अप्रोच the change in exchange rate is recorded as a single transaction, और उसमें ऑप्शन रहेंगे ए, डबल ट्रांजेक्शन, ऑप्शन बी, सिंगल ट्रांजेक्शन, ऑप्शन सी, डेफरल, और ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। इसमें आंसर आएगा बी, सिंगल ट्रांजेक्शन। वहाँ पे हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि कौन से अप्रोच के मुताबिक एक्सचेंज रेट को रिकॉर्ड किया जाता है एज अ सिंगल ट्रांजेक्शन, तो ऐसा सिंगल ट्रांजेक्शन अप्रोच में ही देखने को मिलता है, इसीलिए ऑप्शन बी हमारा आंसर रहेगा। चलिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का सफ़र आगे बढ़ाएंगे। अब नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 4, द स्पेसिफिक एक्सचेंज रेट फॉर एक्सचेंज ऑफ टू करेंसी एट अ स्पेसिफिक फ्यूचर डेट इज नोन एज। ऑप्शंस रहेंगे ए, फॉरवर्ड एक्सचेंज, ऑप्शन बी, फॉरवर्ड रेट, ऑप्शन सी, फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट, ऑप्शन डी, एक्सचेंज ऑफ करेंसी। आंसर आएगा बी, फॉरवर्ड रेट। क्वेश्चन में हमें ये बताया गया है कि कौन सा एक स्पेसिफिक एक्सचेंज रेट जो कि दो करेंसी के बीच में होता है पर पर्टिकुलर फ्यूचर डेट को, यानी कि ट्रांजेक्शन जब फ्यूचर में होता है उसका रेट पहले से स्पेसिफिक किया जाता है। ऐसा हमें सिर्फ फॉरवर्ड रेट में देखने को मिलता है। वो फॉरवर्ड रेट का मीनिंग है कि फॉरवर्ड रेट पहले से प्री डिटरमाइंड किया जाता है, तो आंसर रहेगा बी, फॉरवर्ड रेट। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 5, डैश ट्रांजेक्शन प्रोटेक्ट्स रिस्क ऑफ लॉस फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस, और उसमें ऑप्शन ए, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन बी, इंपोर्ट ट्रांजेक्शन, ऑप्शन सी, एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन, एंड ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। इसमें आंसर ए आएगा, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। जैसे हमने एमसीक्यू नंबर 4 में देखा है कि फॉरवर्ड रेट क्या है, वैसे ही फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, मतलब ट्रांजेक्शन भले फ्यूचर में हो पर पहले से रेट डिटरमाइन करके कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि वो फ्यूचर में होने वाले रिस्क ऑफ लॉस से प्रोटेक्ट करता है। सो आंसर आएगा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.